Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the session. So now in this session we are going to start with respiration. अभी तक इस चैप्टर में न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम आए रेस्पिरेशन पे. अच्छा पहले रेस्पिरेशन की बात करते हैं. जब भी हम छोटी क्लासेस में वैसे रेस्पिरेशन पढ़ते थे तो हमेशा हमने ये देखा है कि हाँ जी हमने सांस ली, सांस छोड़ी, उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, लंग्स वगैरह आ गए, ये सब चीज़ें पढ़ी. बट रेस्पिरेशन इससे बहुत बड़ी चीज़ है. हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम चीज समझते हैं. हम सोचते हैं सिर्फ सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना हो गया रेस्पिरेशन. ऐसा नहीं है. ये सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. रेस्पिरेशन अपने आप में बहुत सारी चीजें करता है. ये जो प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है. सो वो सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब ये जो हमारा ब्रीदिंग है ये एक क्या प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है कि आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो. सो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. बट एक्चुअल में जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. ये एक केमिकल प्रोसेस है एंड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन एंड टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग सेल. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग सेल्स है हमारी बॉडी में, सब रेस्पिरेशन करते हैं. नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स अंडरगो रेस्पिरेशन. सो सब में रेस्पिरेशन होता है. अब यहाँ पे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जाना स्टार्ट कर देंगे. रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, हमें ये पता है खाने से हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. बट ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये डाइजेशन का काम नहीं है, ये हमारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आता है. ठीक है, चलो एनर्जी प्रोड्यूस करना. दिस इज टिपिकली डन विद इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे स्टार्ट होता है ये? ऑक्सीजन के इनटेक से एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से एंड साथ में वाटर एंड एटीपी. सो हम हमेशा सोचते हैं ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा. जैसे अभी प्लांट्स में भी हमने देखा, हम सोचते हैं वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने लिए भी तो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं ना, जिससे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. इसी तरीके से हम जो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसके साथ वाटर और एटीपी. नाउ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफोसेट. इसका इतना मुश्किल सा केमिकल नेम है तो इसलिए इसको हम हर बार एटीपी ही बोलेंगे. द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल. एटीपी बेसिकली हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उसका फ्यूल का काम करते हैं. हमारी बॉडी के सेल्स काम ही कर पाते हैं इस एटीपी की वजह से और ये रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा. Now, the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, जो मैं अभी आपको बता रही थी. अब देखो, जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जैसे ही यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं ATP के, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज इन द सेल्स. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सभी एक्टिविटीज तभी कर पाएंगे जब ये ATP होगा. सो ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cells. तो भैया ये ATP होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, हर ATP में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी. सो इन्हीं एनर्जी से हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग काम है, ये जो भी एक्टिविटीज है वो हो पाएंगी. ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज और देख लो विच इज इंपॉर्टेंट. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है? जैसे अब ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारी एयर है कंज्यूम करने के लिए. लेकिन पानी के अंदर सेम केस नहीं है. जो हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका जो रेट ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो वो कम है, इसलिए उन्हें फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है. इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. सो ऑफ कोर्स एयर के कंपैरिजन में जितना ऑक्सीजन हमारे पास है एक्वेटिक के पास नहीं है, इसलिए उनको ब्रीदिंग बहुत फास्ट करनी पड़ती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं.
अब बात करते हैं जो हमारा ये रेस्पिरेशन है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान से समझना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आगे बहुत हेल्प करेगा। सो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव एरोबिक एंड एनारोबिक। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक एक्सप्रेशन रेस्पिरेशन। सो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी ये रेस्पिरेशन होगी। लेकिन जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, दिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं भी है तब भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहां पे, ठीक है। देन इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। लेकिन यीस्ट और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। देन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2 एंड H2O। ये तो हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमन भी इसी रेस्पिरेशन को करता है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब हम एनारोबिक की बात करते हैं तो एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट हमारा होता है एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। सो इस रेस्पिरेशन से ये जो हमारा एथेनॉल और लैक्टिक एसिड है ये प्रोड्यूस होता है। लास्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। सो जब ऑक्सीडेशन इज बेसिकली किसी चीज के साथ केमिकल प्रोसेस होना। सो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनाते थे। ATP अब पता है ना क्या होता है, हर ATP को ब्रेक करते तो उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हमारी जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सारी ही इसी एनर्जी पे ये उसके लिए फ्यूल का काम करती है ATP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP बना रहे हैं एंड ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, और इस केस में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेन चीज ये है कि जो हमारा एरोबिक है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, जो हम बोलते हैं ना भाई रेस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज है, ये है वो है, तो क्या करता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के अलावा क्या चीजें हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सो ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरोवेट्स। सो अब क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। किस में ब्रेक डाउन करता है, पायरोवेट में। अब ये क्या होता है, आपको कि मैम ये तो बड़ा नया सा वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, अभी देखो दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। पहली बात तो ये ब्रेकडाउन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरोविक एसिड। सो ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स है उसको पायरोविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम। जो ग्लूकोज का हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें 6 कार्बन के एटम होते हैं, वाइल प्यूरिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम। क्या करा जा रहा है, ये जो 6 कार्बन के हमारे एटम्स थे अभी उसको ब्रेक डाउन किया गया है, 3 कार्बन तक लेके गया है, ठीक है। 6 कार्बन से 3 कार्बन तक लेके गए। नाउ फेट ऑफ फेरोविक एसिड, अब आगे इसके साथ क्या होता है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेरिक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक जो हमने पढ़ा वो देखा था ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है, 6 से 3 पे कैसे आए हैं, साइटोप्लाज्म में। अब आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो ये जो पहला स्टेप था ना जिसमें 6 कार्बन से 3 कार्बन पे लेके गया था, ये सभी में होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके बाद आगे ये जो 3 कार्बन से आगे जो ब्रेकडाउन होता है वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में कहाँ गया, कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन है, मतलब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है या एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। क्योंकि अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स अलग होंगे, अगर वो एनारोबिक कर रहा है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स अलग होंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ जाते हैं, देखो जरा। अब मैंने आपको शॉर्ट में तो बता दिया क्या होता है, इसमें हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आंसर की फॉर्म में भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख पाओगे। चलो द फर्स्ट स्टेप सेम रिपीट हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरोवेट विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सो ये अभी पढ़ के आए वही चीज है कि ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था इनटू पायरोवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये स्टेप कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं।
अब इसके आगे द पायरोवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड which takes place in yeast during fermentation since this product takes place in the absence of air, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे यीस्ट ही हम, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही पढ़ा दी थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर नहीं है तो यहाँ पे पहला स्टेप तो मैंने बोला सबके लिए सेम है कि वो ग्लूकोज को आगे पायरोवेट में कन्वर्ट किया। अब पायरोवेट कन्वर्ट होगा एथेनॉल या और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर यीस्ट का केस है, मतलब ऐसा केस जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर हम आगे है हमारे पास द पायरोवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो अभी हमने क्या पढ़ा, लास्ट स्टेप में हमने देखा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्रेक डाउन किस में हो रहा था, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम कह रहे हैं सेम वही चीज बोलिए, लेकिन अगर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो कैसे ब्रेक डाउन होगा वो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2, और जो कि हमारे ह्यूमन में होता है CO2 प्लस वाटर, ठीक है, उसमें क्या आया था, एथेनॉल और CO2, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एक और चीज है, जब हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं है, द पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। अब जैसे हमारे मसल सेल्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है ही नहीं और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन जहां पे होता है वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activities causes cramps। तो हमारी बॉडी में जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपको इतने सारे थ्योरी में पढ़ाई हैं, यहाँ पे एक सिंपल इस डायग्राम से हम उसको रिवाइज कर लेंगे। सो स्टार्ट किया हमने ग्लूकोज से, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, ये पहला स्टेप हो रहा है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करा जा रहा है पायरोवेट, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसमें थोड़ी सी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो ये पहला स्टेप हो गया और ये साइटोप्लाज्म में हुआ। अब जी अगर हम बात करें, इसी को आगे ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यीस्ट का केस है, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगेन एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी जब भी ये ब्रेक डाउन होगा। और जो ये एथेनॉल है ये हमारा एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे देखो जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है जैसे कि हमारे मसल सेल्स, सो वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो कि अगेन एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लास्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है सो कहाँ पे हो रहा है ये स्टेप, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी तो आप देखोगे हर केस में ही प्रोड्यूस होगी, जब भी ये ब्रेक डाउन होगा फर्दर तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो आई होप अब ये डायग्राम की हेल्प से आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे हम आएंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय।